तो राज्यसभा के बारे में मैंने कल आपको कुछ बातें बता दी थी कि ये राज्यों की परिषद है और इनडायरेक्ट इलेक्टेड होकर यहाँ से मेंबर्स आते हैं। ये हमने कल कर चुके हैं, उसको मैं दोबारा से लूँगा नहीं चर्चा में, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या आर्टिकल। कुछ फैक्ट अपन पहले ले लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे कब राज्यसभा गठित हुई, कब राज्यसभा गठित हुई? तो राज्यसभा गठित हुई 3 अप्रैल 1952। ठीक। फर्स्ट टाइम राज्यसभा की बैठक कब हुई? तो ये हुई 13 मई 1952, है ना। और ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं हिंदी में, ये इसका नाम कब पड़ा, राज्यसभा कब पड़ा? तो ये 1954 में पड़ा है, 1954 में। ठीक, 1954 में राज्यसभा नाम। ठीक, तो ये थोड़े से फैक्ट हैं जो पता होना चाहिए। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? तो एस राधाकृष्णन है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? तो एस राधाकृष्णन है। ठीक। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? तो एस वी कृष्णमूर्ति राव। ये सब आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्ट ही पूछाते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम से लिए, कुछ चीजें फैक्चुअली जरूरी हैं। ठीक। पहले डिप्टी चेयरमैन एस वी कृष्णमूर्ति, ऐसे कौन से चेयरमैन हुए हैं राज्यसभा के जिन्होंने निरंतर 2 कार्यकाल पूरा किया? तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से लेके 62 तक रहे। ठीक, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उन्होंने कंप्लीट किए। और इसी प्रकार से मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने भी 2 कार्यकाल पूरे किए। ठीक, डायरेक्ट प्लेस क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन कौन से चेयरमैन हुए जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, हु हैड ऑफिस कॉन्जिक्यूटिव फॉर 2 टर्म्स? तो 2 ही लोग हैं, एस राधाकृष्णन। ठीक, और राधाकृष्णन बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। पाली भाषा पे उन्होंने काफ़ी काम किया था, कभी पूछ ले तो पता होना चाहिए कि पाली भाषा, पाली लैंग्वेज के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी बुक्स लिखी। कुछ एक आध बुक्स हमने भी पढ़ी थी पाली में, इसलिए पता है इनके बारे में। ठीक, विद्वान। तो अब हम आते हैं, संख्या वगैरह हमने कल कर ली थी, फैक्चुअल के आगे कंपोजिशन वगैरह हमने कर लिया था, उसको मैं नहीं लूँगा। लेकिन मैंने कहा था कि राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन है। लेकिन यदि कोई पूछे कि शेड्यूल 4 में जो मेंशन किया गया है, जो एलोकेशन किया गया है, उसको किस स्टैंडर्ड पर किया गया है, बेस क्या है, उसका आधार क्या है? तो यहाँ भी बेस जनसंख्या है, यूनिट नहीं है। जैसे अमेरिका में प्रत्येक राज्य की सीट फिक्स है। ठीक, हर एक राज्य की सीट कितनी है अमेरिका में? 2 ही सीट्स होंगी। लेकिन हमारे यहाँ सीट्स राज्यसभा में वेरिएबल है। और ये जो वेरिएबल सीट्स हैं, ये राज्य की जनसंख्या के आधार पे उनको बांटी गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि सर्वाधिक सीटें यूपी से आ रही हैं 31 के आसपास, यूपी। ठीक, इसी प्रकार से राज्यसभा में कुछ सीटें स्टेट से भी हैं, कुछ यूटी से भी हैं, लेकिन सारे यूटी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक, सारे यूटी शामिल नहीं किए गए, केवल 2 ही यूटी शामिल किए गए हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक, अंडमान निकोबार नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, विधानसभा भी नहीं है और जनसंख्या भी कम है, तो उनको राज्यसभा में सीट ही नहीं दी गई। ठीक, अब इस समय करेंटली कितने मेंबर्स आते हैं? तो मैंने कहा था ये एक डेवलपमेंट नया चल रहा है, पता हमको होना चाहिए कि इस समय जम्मू कश्मीर जो नया यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी ना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर का भी परिसीमन चल रहा है, परिसीमन, डीलिमिटेशन। और परिसीमन होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और उसके बाद वहां से भी, क्योंकि वहां यूटी है, तो वहां से भी राज्यसभा की सीटें आएंगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, बदलाव किया गया है। तो कभी कोई पूछ रही कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आपको बताना चाहिए दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक, दिल्ली के पास 3 सीट हैं और पुदुचेरी
दिल्ली के पास 3 है, 1 पुदुचेरी के पास है और 4 जम्मू कश्मीर के पास है। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के पास है। ये नया प्रावधान याद रखिए, जम्मू कश्मीर में 4 सीट्स हैं। होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीटें आएंगी राज्यसभा की, तो 4 सीटें आएंगी। परिसीमन चल रहा है, लेकिन सीट्स राज्यसभा का कोटा तो पहले ही फिक्स होता है। ठीक, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल 4 के मुताबिक देखिए, एक चीज समझिए, आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई नया राज्य बनता है तो होता ही है कि जो टोटल सीट्स, जैसे एमपी छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो जितना इलाका छत्तीसगढ़ में जाएगा उतनी सीट्स एमपी की, जितनी जनसंख्या ज़्यादा है उसकी उतनी सीट्स एमपी की बट के छत्तीसगढ़ चली जाएंगी। ठीक, बस में ही मान लो कि 10% आबादी या 20% आबादी आ रही, तो जो टोटल सीट्स हैं उसका 20% वहाँ चला जाएगा। ठीक, लेकिन जाएगा कंप्लीट फिगर, ये नहीं कि 19.2 या 19.3 मैथमेटिक्स के मुताबिक निकाल दें तो फिर आप 3 में कैसे करेंगे? एक जो मेंबर है उसको अपन आधा कैसे करेंगे? आधा छत्तीसगढ़ में, आधा एमपी में, तो या तो फिर उसको इधर एमपी में या फिर ऐसे। ठीक, यह समझ में आगे इस तरह बदला रहता है। तो ये आपको बताना चाहिए। अदर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। फिर मैंने कहा था आपको कि 6 इयर्स इसमें मेंबरशिप रहती है। बाई इलेक्शन होता है यदि किसी कारण सीट से कोई खाली हो जाए तो, और बाई इलेक्शन के बाद जो बचा हुआ पूरा समय है, बचा हुआ जो कार्यकाल है, वही दूसरा मेंबर चुन के आएगा, वो उसको कंप्लीट करेगा। इस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो वो लोकसभा में तो उनके पास बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। उसी कारण से कई महत्वपूर्ण बिल वो पास करवा नहीं पाए। एक लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण कानून आया था, बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया। ठीक, तो ये सब पता आपको होना चाहिए कि बहुमत नहीं होने के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद बीजेपी ने नारा बदला और बीजेपी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि केवल लोकसभा में ही हम आ जाएं उससे काम नहीं होगा, क्योंकि कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों से हमें कोई कानून पास करना पड़ेगा। तो फिर हम राज्यसभा में कैसे बहुमत आएगा जब विधानसभा में हमारी पार्टी सरकारें होंगी? तो फिर बदला स्ट्रक्चर, बदलते बदलते 2019 आते आते ये चीज़ बदल के आएगी। अधिकांश राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। अब राज्यों में आ गई तो ऑब्वियसली उसका परिणाम था कि राज्यसभा में बीजेपी पास बहुमत आ गया, और इस कारण से आप देख पा रहे हो कि अब कानून निर्माण आदि करने में काफ़ी सरलता हो गई है अभी रूलिंग पार्टी को। लेकिन इस सरलता का नुकसान भी होता है, क्योंकि जब आपके पास अति बहुमत हो या बहुमत पर्याप्त हो तो कभी कभी एक दल जो होता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, मतलब जैसे हम कहें कि सहमति से वो आगे बढ़ जाता है। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून में हुआ, देखो सरकार को वापस ले पड़ा कानून। ठीक, तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, नो डाउट, लेकिन डिसीजन मेकिंग फास्ट हो उसमें एरर रह जाए, ये सेकंड एक इशू आता है। ठीक, तो ये सब बातें हमने कल देखी। अब हम आते हैं ऑफिसर्स को लेके, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट लेता हूं पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि संसद की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यताएं क्या है, कौन व्यक्ति इसमें मेंबर बन सकता है। तो देखिए आप ध्यान से, राज्यसभा के लिए कम से कम आयु चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, 25 वर्ष। ठीक, ये वाली योग्यता अधिकांश लोगों के पास आ गई है, इसलिए निराश नहीं होना है। पीएससी नहीं आ रही तो क्या हुआ, अब अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एज। अभी होता है आप लोग इसके लायक तो होंगे ही होंगे, विधानसभा लायक नहीं, इस लायक बनने वाले होंगे कुछ लोग, अभी राज्यसभा लोकसभा लायक। ठीक, पंचायत के लिए बन सकते हैं। हाँ, लगते भी आए, हाँ बच्चे मुखिया बनेंगे तो गोल मटोल से मुखिया रहेंगे, लगेगा कि पंचायत फली फूली है ना। चलिए वापस आइए टॉपिक पे। 30 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु। ठीक, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु। इसके अलावा भारत के नागरिक, सभी के लिए आवश्यक है भारत के नागरिक। ठीक, और तीसरा है वो सारी अन्य योग्यताएं, अतिरिक्त योग्यताएं जो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा तय करेगी, संसद तय करेगी। यहां पे संसद के पास अन्य योग्यताओं को तय करने का अधिकार दे दिया गया है।
हो सकता है प्रीलिम्स में या मेंस में इंटरव्यू कहीं पूछे आपसे कि योग्यताएं तय करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन के पास है क्या? अब नहीं पढ़ा तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास हो जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी जानना, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि लालू यादव चारा घोटाले में उनको सजा सुना दी गई है, और क्योंकि वो दोषी हो गए हैं तो वो इस समय चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको, इसके बारे में बहुत डिटेल में होनी चाहिए, न्यूज़ पे चर्चा में है। ठीक, तो क्या ऐसा कोई नियम संसद में बनाया है कि जब आपको कोई उपयुक्त, या हम कहें कि कोई फिक्स टाइम से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो फिर उस कंडीशन में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते? ये आपको जानना चाहिए। मैंने आपको हिंट दिया थोड़ा सा कि आपको जानना चाहिए कि क्या ऐसी कोई अयोग्यता है, क्या लालू यादव इसी कारण से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं? ठीक, नहीं तो आप पूछें, आप कहें कि सर आयु के कारण नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं, तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे संसद ने ऐसे कुछ नियम बनाए हैं क्या जिसमें ये योग्यताएं तय कर दी गई हैं कि आपको एक फिक्स सजा होती है, इस समय 6 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उस केस में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कुछ है क्या? ठीक, ये बहुत चर्चा में था। मैं आपको हिंट्स ले रहा हूँ कि ये मुद्दा चर्चा में था जिस समय आया था, और इसको वापस लेने की लिए मांग करी गई थी, लेकिन ये मुद्दा बहुत उस समय डिबेट में आ गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अन्य बाकी अयोग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो अन्य बाकी जो अयोग्यताएं हैं, इसके अलावा मैं बोल देता हूं कि एक हो गई कि यदि आप भारत के नागरिक नहीं रहे तो फिर आप ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक, नागरिकता होना आवश्यक है। दूसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनुमोदित दिवालिया। ठीक, अनुमोदित दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ये इसलिए अनुमोदित दिवालिया रखा गया कि आपकी साख बेहतर नहीं है। ठीक, विश्वसनीय नहीं है, पैसे के मामले में गड़बड़ कर दिया था आपने, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको योग्यता लाद दी जाएगी, आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं बचते। तीसरा है अनसाउंड माइंड, विकट चित्त। अब विकट चित्त का मतलब यहां पे याद रखना है आपको कि ऐसा अनसाउंड माइंड जिसको कोर्ट ने भी, कोर्ट की घोषणा से डिक्लेयर किया गया कि भाई ये अनडिस्चार्ज अनसाउंड माइंड विकट चित्त व्यक्ति है, सक्षम न्यायालय की घोषणा उसमें विद्वान हो। ऐसा नहीं कि दोस्त बोलते हैं और इस आधार पे आपको डिस्क्वालीफाई कर जाए कि दोस्त बोलते हैं पगला है, पगला है। ठीक, बात समझ नहीं क्लियर? क्योंकि दिन भर में कुछ पल ऐसे होते हैं कि सभी लोग थोड़ा अपना कंट्रोल खो देते हैं। एक पल दिन में ऐसा आता है जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, और उस समय जो सामने व्यक्ति होता है बस उसको ही सारा गुस्सा झेलना पड़ता है। ठीक, लेकिन ये निरंतर आप करें 20.7, और फिर इसी तरह की हरकतें में लिप्त हों, फिर कोर्ट भी, डॉक्टर्स भी और सब लोग मेडिकल भी ये लगे कि नहीं ठीक है, इनको मतलब मस्तिष्क ठीक नहीं है, विकट चित्त व्यक्ति हैं, मेंबर पार्लियामेंट आ दिया तो वहाँ जाके हंगामा कर सकते हैं। संसद में गंभीर कार्य चल रहा है कानून निर्माण का, और मेंबर थोड़ा विकट चित्त है तो क्या होगा सोचिए आप। ठीक, कुछ से कुछ ही हो जाएगा। चलिए, हालांकि ऐसी स्थिति में यदि है तो हमारे पास पता होगा आपको कि मार्शल बुला के और उनके थ्रू बाहर उनको भेजा जाता है सदस्यों को। ये सब संसद सदस्य विरोध करते हैं, मार्शल बुलाए जाते हैं, ऐसा होता है। इसके अलावा कोई लाभ का पद आपने धारण कर रखा है, यह भी अयोग्यता मानी जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बेस होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भारत में बहुत ही विवादित विषय रहा है, विवादित। ठीक, कई बार देखा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले जब भी आए हैं तो सरकारों ने उन पदों को ही बाहर निकाल दिया जिन पदों को मेंबर धारण किए हुए थे। ठीक, अब वो पद जो है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो मामले ही, ये हम अलग से पढ़ेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए बात भी कैसे देंगे, लेकिन ये अभी सुन लीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा जो है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून है उसके तहत आप अयोग्य ठहरा दिए जाएं, तो वही अयोग्यता जो यहाँ पे लिखी है लास्ट वाली। तो ये मैंने इसलिए बोला कि ये दो जगह कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों जो चीज़ें जो बिखेर के दो अलग जगह दी गई हैं। एक जगह दे दी गई है संसद के लिए मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन, और आगे दिया गया डिस्क्वालिफिकेशन। मैंने दोनों को ही एक जगह मर्ज कर दिया है कि यही क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा जो है डिस्क्वालिफिकेशन वो कौन कौन सी है वो भी आप जान जाइए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला टॉपिक है इसमें कि संसद की बैठक कौन बुलाता है। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति संसद की सदनों की बैठक बुलाएंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट को समन करेंगे, टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब उनको लगता है कि ये उचित है। स्थान भी और समय भी ये दोनों राष्ट्रपति तय करेंगे। आर्टिकल 85 में दे रखा है। ये कंडीशन केवल ये है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि 3 सेशन होंगे कि 4 सेशन होंगे कि 5 सेशन होंगे। ये व्यवस्था हमने बनाई है। यदि आप बोल के आते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेड सेशन लिखा हुआ है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में मानसून सेशन लिखा हुआ है, विंटर सेशन लिखा हुआ है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है। आप टीचरों को बता दो कि मुझे पता नहीं है और आप मुझे और पूछिए, मैं और उल्टी पुल्टी बातें बोलूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये लिखा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। पहली बैठक और नए सेशन की पहली बैठक, लास्ट बैठक पुराने सेशन की और नए सेशन की पहली बैठक के बीच में। ठीक, क्लियर होगा। अब इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सेशन को बुलाएंगे भी, उसको स्थिति भी खत्म भी करेंगे, सत्ता अवसान करेंगे। ठीक, और एक चीज और कि लोकसभा का कार्यकाल जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो डिसॉल्व भी करेंगे। लेकिन अंतर जो समझना वो समझना है कि देखिए, एक होता है एडजॉर्नमेंट, स्थगन। आप पढ़ते होंगे कि सदन में हो हंगामा हुआ, सदन को दोपहर तक के लिए स्थित किया गया था, अगले दिन तक के लिए एडजॉर्न कर दिया गया। तो सेशन को बुलाना राष्ट्रपति काम है, लेकिन एडजॉर्नमेंट करना राष्ट्रपति काम नहीं है, समन करना राष्ट्रपति काम है। लेकिन एक बार जब सेशन शुरू हो जाता है तो हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो फिर सेशन को एडजॉर्नमेंट आदि करता है, स्थगित आदि करता है, वो काम उसका है। सत्य बुलाना, सत्य अवसान, आहूत करना, उसको समाप्त करना, वो ये सब काम उसका है। लेकिन सेशन जो चलते हैं, पार्लियामेंट सेशन जब एक बार शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है। उसमें भूमिका किसकी है? उसमें भूमिका है आपके स्पीकर की भूमिका है, या फिर राज्यसभा के मामले में चेयरमैन की भूमिका है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सदन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति सदन को संदेश भेजते हैं, सदन को आहूत करते हैं, समन करते हैं, लेकिन प्रतिदिन जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थगन करते हैं और अगली बैठक को निश्चित करते हैं। ठीक, जब भी कभी अध्यक्ष स्थित करेगा, एडजॉर्नमेंट करेगा, तो वो टाइम बताएगा कि दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को हम स्थित करते हैं। कल तक के लिए, जैसे शाम हो गई, सेशन खत्म हो गया आज का दिन का, तो कल के लिए, कल तक सुबह तक के लिए स्थित करते हैं। स्थगन का अवधि बताया जाएगा, पीरियड बताया जाएगा। लेकिन जब लास्ट बैठक होगी, बैठक लास्ट दिन होगा सेशन का, उस दिन स्पीकर एडजॉर्नमेंट सिने डाई अनिश्चित काल के लिए स्थित करेंगे, क्योंकि अब बुलाने की शक्ति जो सदन को किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति अपने मन, मतलब उसको जब लगता है सही, मतलब उसको उस पर निर्भर करता है कि वो टाइम और प्लेस को तय करे। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि दिल्ली में बुलाएंगे, कि पाकिस्तान में बुलाएंगे, कि लंदन में बुलाएंगे। ठीक, लेकिन वह जो व्यवस्था हमारी बनाई गई है, उस व्यवस्था के तहत हमने सिस्टम जो बनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बनाया, रूल्स बनाए, उसमें हमने 3 सेशन बनाए हैं और इन 3 सेशन को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल तहत ही कार्रवाई करवाते हैं, उसको चलाते हैं। ये बात दिमाग के अंदर बैठ गई। ठीक, तो थोड़ा सा मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि एडजॉर्नमेंट राष्ट्रपति का संबंध नहीं है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा संसदीय कार्य राष्ट्रपति नहीं करते, ऑप्शन 1
संसद के बैठक को बुलाना, समन करना। ऑप्शन 2 कि सत्य अवसान करना, खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, तो सत्य अवसान हो जाएगा अंतिम दिन, ठीक। और तीसरा लोकसभा को भंग करना, और चौथा सदन की कार्रवाई को स्थगित करना। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट काम उसका नहीं है। एडजॉर्नमेंट जब होगा जब अवधि बताई जाएगी, अवधि, अगली अवधि क्या है। और एडजॉर्नमेंट सिनेडाई जब लास्ट दिन होगा बैठक, तब उस दिन कहा जाएगा कि अब सदन की बैठक अनिश्चित काल की स्थिति है, इसको वापस से राष्ट्रपति महोदय समन करेंगे। ये पॉइंट्स दिमाग के अंदर बैठ गए, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जानकारी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 86, बहुत ध्यान सुनना है, ये राइट ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का अधिकार है। ये अधिकार है, टर्म में जो पकड़ना है, जो कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, राइट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति दोनों सदनों को या किसी एक सदन को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए उसका आवश्यक है तो एड्रेस करता है। मे एड्रेस, मे एड्रेस अधिकार है। इसका मतलब है कि आवश्यकता पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, उनके पास अधिकार है। और जब भी ऐसा करेंगे तो सदस्यों को उपस्थित भी ना पड़ेगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति अकेले ही एड्रेस कर रहे हैं, ठीक। सदस्यों को उपस्थित होना भी आवश्यक है इसके लिए, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि उसको लगता है कि किसी विषय पे, किसी कानून आदि के मामले पे वो सदन को एक मैसेज भेजें, संदेश भेजें, तो यह भी वो करते हैं, यह भी उनका अधिकार है, राइट है। ध्यान सुनना, ये राइट है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 86 के अंदर राष्ट्रपति जी का यह राइट है, ठीक। 87 में राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, और ड्यूटी यह है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 86 में जो बातें की गई हैं वो करें ना करें ये उनका अधिकार है, लेकिन 87 में जो दायित्व उनका है वो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक दायित्व है, और इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सदन को विशेष अभिभाषण देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि बजट सेशन जो हुआ था तो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के स्पेशल एड्रेस से हुई थी। हमने उसको चर्चा भी किया था क्लास में, और मैंने कहा था कि राष्ट्रपति का जो स्पेशल एड्रेस होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट जो होता है उसका मौका फिक्स होते हैं। एक नई लोकसभा जब जीत के आती है तो उसके पहले सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के स्पेशल एड्रेस से होती है, ठीक। फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। इसके अलावा प्रत्येक साल का पहला सेशन, दैट इज बजट सेशन। यही दो ऐसे मौके हैं जब राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस, विषय अभिभाषण, ठीक। और ये जो विषय अभिभाषण होगा ये राष्ट्रपति जी को लिख के देती है रूलिंग पार्टी, और इसमें जब रूलिंग पार्टी लिख के देती है तो ऑब्वियसली इसके अंदर रूलिंग पार्टी अपनी उपलब्धि बताएगी। इतने हाईवे बना दिए, इतने हमने कुपोषण दूर कर दिया, इतनी गरीबी दूर कर दी। और यदि आप ढंग से पढ़ोगे राष्ट्रपति का जो विशेष भाषण होता है ये एक्चुअली रूलिंग पार्टी का अचीवमेंट्स का डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें एक एक चीज इसके अंदर आती है, हेल्थ से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस तक हमने क्या किया है, फॉरेन जो नेबर कंट्री उनसे हमारे क्या क्या चीज चल रही है, हमने क्या नई चीज करी है, उन सब का ब्यौरा एक जगह मिल जाता है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही बताती है कि हमने किन सेक्टर्स में किन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। हमको वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको उठाना है, वहीं से हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो ये तो होगी बातें स्पेशल एड्रेस के बारे में, ठीक। क्लियर हो गया है ना। इसके बाद राष्ट्रपति का जो मैंने कहा था स्पेशल एड्रेस जो होता है, इस पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है, थैंक्स मोशन आता है। राष्ट्रपति
जो अभिभाषण दे के गए उस पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है। और इसमें एक चीज़ है ना कि इसमें उपराष्ट्रपति भी भाषण पढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जिसमें पढ़ेंगे उसके अपोजिट भाषा में पढ़ेंगे वो, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो एक मायने में थोड़ा बोधित काम, लंबा काम हो गया कि मेंबर्स ही बैठे हुए हैं, पहले एक बार हिंदी में सुन लिए फिर इंग्लिश सुन लिए, ठीक है ना, तो सब चलता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, थैंक्स मोशन। और धन्यवाद प्रस्ताव पास होना आवश्यक है, ठीक। धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो मतलब बहुमत नहीं है आपके पास, तो फिर अब क्या बैठ बाद में लेके आएंगे, पहले अपन बहुमत चेक कर लेते हैं, ठीक। शक्ति परीक्षण हुआ पहले आपका, बस है कि नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव पास करना, थैंक्स मोशन पास करना आवश्यक होता है। चलिए, अभी आप यदि आपने पिछले कुछ समय के न्यूज़पेपर फॉलो किए होंगे लास्ट 2-3 वीक के, तो आपने देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव भी आया, धन्यवाद प्रस्ताव बहस भी होती है, बहस में प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया, विपक्ष ने भी अपनी बात बोली, ये सब हुआ। अब यहां पे एक पॉइंट है आर्टिकल 88, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पे अधिकार की बात करी गई है मंत्री और अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज एस्पेक्ट टू हाउस, एज एस्पेक्ट्स हाउस। सदनों के संदर्भ में मंत्री और अटॉर्नी जनरल का अधिकार, ये भी अधिकार है। और जब अधिकार होता है तो उसमें आपको पता है कि वो निर्भर करता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें या ना करें। अधिकार यह है कि मंत्री और अटॉर्नी जनरल चाहें तो उनके पास राइट टू स्पीक है, किसी भी हाउस की बैठक में जाकर यदि उनके मंत्रालय कोई प्रश्न है तो वो जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजनाथ सिंह आते हैं लोकसभा से और मान लो सीमा पे कोई रात को गोलाबारी हुई, कोई हमला हुआ और सदन की बैठक सुबह हुई और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि स्पष्टीकरण दें, बताएं मंत्री महोदय। तो फिर जो हाउस का जो कामकाज है उसमें उनका व्यक्तित्व, उनका जो भाषण है या उनके जो वो जो बोलेंगे उसके लिए समय अलॉट किया जाएगा। फिर वो आएंगे अपना समय पे अपनी बात स्पष्ट करेंगे, भले ही वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा में प्रश्न आए तो आके बोलेंगे, ठीक। इसी प्रकार जॉइंट सिटिंग आदि में भी एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने भी इनको, जहां भी का नाम है ये लोग आ सकते हैं, ठीक। कौन कौन? मंत्री और अटॉर्नी जनरल, ये दोनों का अधिकार है। लेकिन मान लीजिए बोलने का अधिकार है कि मान लीजिए उस वोटिंग हुई किसी विषय पे और वो उस समय वहां मौजूद हैं, तो वो वोटिंग भाग नहीं लेंगे क्योंकि वो हाउस मेंबर नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। राइट टू स्पीक है। कहां पे स्पीक है? किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में, किसी कमेटी में, जहां भी उनका नाम है। आर्टिकल 88 इस बात को स्पष्ट करता है। यह समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां से शुरू होता है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब सबसे पहले आपको समझना है कि ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में हम दो चीज देखते हैं, एक राज्यसभा के ऑफिसर्स और लोकसभा के ऑफिसर्स, दोनों के ऑफिसर्स, ठीक। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, अभी हमने किसी मॉक इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है, पता नहीं क्या क्या बताया उसने। मैंने कहा कि हमने बहुत पॉलिटी पढ़ी लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं। मन से पता नहीं कौन कौन सा उसने कैसा IAS ऑफिसर होता है, मैं पता है आपको सब बहुत अच्छे पता है डिटेल में, मैं बस रहने दो, मुझे नहीं जानना, ठीक। पता लगा कि मैं भी फिर कुछ नया जान गया। तो ये आप लोगों के लिए सलाह है कि चीज़ें पढ़ते समय स्पष्ट होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट की बात करी जाएगी तो शुरुआत आप करेंगे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन लोगों से, ठीक। ये पूरा पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ स्पष्ट है कि ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्या आएगा। इसको यदि आप इसी ऑर्डर में पढ़े हैं तो आपको पॉलिटी कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम जबरदस्ती पॉलिटी बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें मिलता है कि सिंपल चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जितना क्लियर कट यहाँ पे उतना कहीं भी नहीं है, ठीक। जैसे मैंने कल कहा था कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, भारत में एक संसद हमेशा होगी, ये लिखा है संविधान में, ठीक है ना। अब आते हैं वापस टाइम पे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
के बाद हम बात करते हैं पहले राज्यसभा की। राज्यसभा में एक हमने कहा कि चेयरमैन साहब होंगे और एक होंगे डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्टेट्स। ध्यान सुनना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जिनका इलेक्शन के तहत चुने जाएंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव होता है तो चुने जाते हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन उनका जो दायित्व होता है वो यहां पे स्पष्ट किया गया है कि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो पदेन सभापति होंगे। ठीक, चुने जाते हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो मुख्य दायित्व उनका होता है वो क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। परंतु यदि किसी कारण से मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, वेकेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं और उनको वो सारे अधिकार, वेतन भत्ते मिलते हैं जो राष्ट्रपति को होते हैं। और जब वो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति हैं, तो हमारे यहाँ एज ए उपराष्ट्रपति कोई सैलरी, वेतन भत्ते की बात नहीं है, लेकिन चेयरमैन राज्यसभा के उसमें सैलरी, वेतन भत्ते की बात कही गई है। यदि आप आर्टिकल 112 पढ़ोगे तो आप देखेंगे बजट में 4 आइटम्स की बात करी गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ऐसे वह जो भारत संचार की संचित निधि पर भारित हुए हैं। तो उसमें आप देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में तो सैलरी की बात है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के मामले में नहीं है, चेयरमैन राज्यसभा के मामले में है। इसको समझना ऐसे है कि या तो वो राष्ट्रपति के ऊपर काम करेंगे, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उन्हें राष्ट्रपति वेतन मिलेगा, या फिर उनका जब राष्ट्रपति नहीं है तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी बन जाती है वो बन जाती है एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट। तो उनको उस रूप में कार्य करने के बदले में वेतन भत्ता जो है दिया जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मैं और थोड़ा सा एक सेकंड स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों के फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि मतलब ऐसा कैसे। ठीक, ऐसा है कि मतलब आपने मन से ही कुछ बना दिया नया? नहीं, अभी आएंगे उस पर भी। आर्टिकल 112 दिखा दूं पहले मैं आपको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इसमें आप देखेंगे द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और यहां पे प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है और उसके बाद सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट्स। वाइस प्रेसिडेंट कहां है यहां पे? उपराष्ट्रपति कहीं है क्या? ठीक, बात समझ में नहीं? क्योंकि एज उपराष्ट्रपति उनका जो मुख्य काम होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में कार्य होता है, तो उसी लिए उनको पैसा मिलेगा। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, समय इसी प्रकार से मैंने भी कहा कि यहाँ पे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो इन दोनों के भी वेतन भत्ते क्या है? 4 आइटम्स में आते हैं। और जब कोई कहे 4 आइटम्स ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो आपको यह समझना है कि ये ऐसे व्यय हैं, ऐसे खर्चे हैं जिनमें संसद की अनुमति नहीं ली जाती है। अनुमति नहीं ली जाती है, ये करने ही करने हैं। ठीक, ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्ता बरकरार रह सके इन पदों के साथ, और ये पद बिना किसी दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन, विदाउट एनी प्रेशर, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, टू परफॉर्म देयर ड्यूटी विदाउट एनी प्रेशर। बात समझ में आई? ठीक, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये पता होना चाहिए आपको एज ए उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान। अब बात क्लियर है? अब बात क्लियर है यहां तक कि अभी भी कोई डाउट रह गया है? रह गया तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो क्या ही है, ये समझ में आ गया एक्स ऑफ चेयरमैन साहब। अब हम आते हैं कि साफ कहा गया है कि जब भी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, डिप्टी चेयरमैन पद खाली होगा, तो उसका चुनाव होगा। चूज अ मेंबर
ऑफ द काउंसिल टू अ डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक, क्लियर? जैसे ही उप सभापति का पद खाली होगा, चुना जाएगा नया उप सभापति। चूज में। ठीक, चलिए अब आते हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन का पद कैसे खाली होगा। चेयरमैन का पद खाली नहीं होगा। चेयरमैन पद ऐसे खाली नहीं होगा कि चेयरमैन जो है वो एज ए चेयरमैन चुने ही नहीं गए, वो तो एज ए उपराष्ट्रपति चुने गए, तो उनके लिए उपराष्ट्रपति को हटाने की जो तरीका है वो इस्तेमाल होगा। बट क्योंकि चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन चुने गए हैं, उपसभापति चुने गए हैं, इसलिए उनको हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है उसी रूप में। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति एज अ उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए हैं, तो उनको हटाने का तरीका उपराष्ट्रपति का होगा, ना कि चेयरमैन राज्यसभा का होगा। अब इन्हें पूछूं कि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने का तरीका संविधान में क्या है, तो आप बोल देना कुछ भी नहीं है। ठीक, मैं कहूं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, कौन से आर्टिकल में है, तो ये किसी आर्टिकल में नहीं है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को चुनने का तरीका ही नहीं है। हमारे यहाँ तो एक्स ऑफिसियो पद है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, इसमें भी लोग बोलते हैं हाँ सब एक ही तरीका है। ठीक, तो ये अंत होना चाहिए ना, स्पष्ट। बस राइट। अब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट को हटाने तरीका ये है, तो एक तो वो खुद ही, हाँ, यदि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं रहेगा तो डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहेगा, क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन बनने के लिए, उप सभापति बनने के लिए सबसे पहले आप सदन के सदस्य होने चाहिए। ठीक, चेयरमैन के लिए सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन तो उपराष्ट्रपति रूप में है, वो अलग से आया है इलेक्ट होके, वो क्यों मेंबर बनेगा हाउस का। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन बनने के लिए पहली योग्यता चाहिए कि आप हाउस के क्या हो, आप हाउस के मेंबर हो, क्योंकि इन्हीं मेंबर में से डेप्यूटी चेयरमैन चुना जाएगा। मान लो 6 साल का कार्यकाल था हमारा 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब ऐसी स्थिति में क्या मैं डेप्यूटी चेयरमैन रहूंगा? नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं मेंबर ही नहीं रहूंगा। तो ये कहे, कोई कहे कि उप सभापति कब तक अपने पद पे रहेगा बिना कोई, यदि कोई हटाने का प्रस्ताव नहीं था, तो जब, ऐसे ये बोलना है कि जब तक वो हाउस का मेंबर रहेगा। ठीक, उसको आप ऐसे बोलिएगा, ये नहीं बोल देना कि 6 साल। कहाँ सुन लो कि मान लीजिए हमें 2 साल पूरे हो गए एज ए मेंबर और किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया, और 4 साल का लगा के तो ज्ञानी व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, इसको डेप्यूटी चेयरमैन आना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में हम डेप्यूटी चेयरमैन बने, तो ऐसा नहीं कि हमको 6 साल पूरे मिलेंगे, हमको 4 साल ही मिलेंगे। तो इसका स्पष्ट आंसर क्या हुआ कि यदि कोई पूछे कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कब तक अपने पद पे रह सकता है, यदि उसको हटाने का प्रस्ताव ना आए तो जब तक रहता है जब तक कि वो हाउस का मेंबर रह सकता है। जब तक वो हाउस का मेंबर है तब तक वो इस पद को एंजॉय कर सकता है। ठीक है ना, एंजॉय इसलिए कोई ये जो पद होते हैं इनमें प्रतिष्ठा भी होती है। ठीक, प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, सम्मान भी होता है। डेप्यूटी चेयरमैन ऐसा नहीं कोई भी सम्मान पद में, इनमें अधिकार, इनके दायित्व हम देखेंगे अभी। आगे आते हैं कि एक दूसरा ये हो गया कि मान लीजिए किसी को हमने डेप्यूटी चेयरमैन बनाया और कुछ दिन बाद उसको लगा कि यहाँ तो काम बहुत ज़्यादा है और काम के मुताबिक सैलरी भी कम प्रॉपर नहीं है, कम मिल रही है। ठीक, तो फिर वो चाहेगा तो चेयरमैन को अपने हाथ से लिखा हुआ एक रिजाइन सौंप देगा और पद किसी भी समय वो ऐसा करके पद छोड़ सकता है। तो दूसरी वो शर्त जब उसका पद में रिक्ता, हम ये पढ़ रहे हैं कि उप सभापति के पद में रिक्ता, वैकेंसी, वैकेंट कब होता है वो? एक, जब वो हाउस का मेंबर ना रहे, दूसरा जब वो रिजाइन कर दे, तीसरा कि ना तो रिजाइन कर रहा, ना वो हाउस का मेंबर भी है और काम भी नहीं कर रहा प्रॉपर, तो फिर उसको हटाने का प्रस्ताव आएगा। तीसरा तरीका उसको पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा। सी में लिखा है कि राज्यसभा बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे। यहां पे बहुमत शब्द इस्तेमाल किया गया, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ठीक, यहां कोई कोटा वोटा नहीं है कि इतना होना चाहिए कि 2/3 हो कि उससे ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेजॉरिटी शब्द इस्तेमाल किया गया कि बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकते हैं। आर्टिकल 90 में क्लैरिटी दी गई है।
तो हमने क्या पढ़ा? हमने ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा। हमने ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट को पढ़ के ये समझा कि राज्यसभा के संदर्भ में जो एक ऑफिसर है वो है चेयरमैन साहब, और चेयरमैन साहब को हटाने के लिए कोई तरीका नहीं है क्योंकि वो एज चेयरमैन चुने ही नहीं गए। लेकिन डेप्टी चेयरमैन चुने गए हैं, इसलिए उनको हटाने के तरीके हैं, उनके पद में रिक्तता हो सकती है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक चीज जो लगातार संविधान में है वो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे भी 2 हफ्ते का नोटिस दिया जाएगा हटाने से पहले। 2 हफ्ते का नोटिस। ठीक, ऐसा कोई भी जब रेजोल्यूशन लेके आएंगे तो एटलीस्ट 14 डेज कम से कम। एग्जाम में आएगा तो हो सकता है 2 हफ्ते या वो कह दे कि 1 महीने 2 महीने, तो आपको पढ़ना है 14 दिन या 15 दिन या 20 दिन, तो ये चीज होगी। अब आते हैं, ठीक ठीक है, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन, ऑफिस ऑफ चेयरमैन खाली रहेगा तो डेप्यूटी चेयरमैन उस पद को संभालेगा, है ना। हाँ, एक चीज और, मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आ गया है, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव आया है, या फिर आपके डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव आया है। तो ऐसी स्थिति में वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनेंगे, प्रिसाइड नहीं करेंगे, पीठासीन अधिकारी बनेंगे। द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक, बात समझ? सही बात है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। हमको प्रस्ताव आया है और उस प्रस्ताव के दौरान पीठासीन अधिकारी हम ही हैं, तो मैं को प्रस्ताव आने दूंगा। ठीक, बात समझ नहीं? इतना तो विवेक मेरे अंदर भी है कि प्रस्ताव पास हो गया तो मेरा जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो प्रस्ताव ही नहीं आने दूंगा, घुमाऊंगा सदन को। दिन भर एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट आई क्या है, कहते रहिए। ठीक, सुनवाई नहीं होगी तो कब कैसे आप प्रस्ताव पास करिएगा? तो यदि आपसे पूछे कि वो कौन सा अवसर होगा जब चेयरमैन, या हम कहें चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट या आपका डेप्यूटी चेयरमैन उपस्थित, सदन में उपस्थित है लेकिन उस सदन की प्रिसाइडिंग नहीं कर रहा, पीठासीन अधिकारी नहीं है, वो कौन सा मौका होगा जब उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा? ठीक है, हाँ, तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, हाँ भाई, यदि चेयरमैन उठाने का आया तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइडिंग करेगा, डिप्टी चेयरमैन को आया तो चेयरमैन करेगा, और दोनों को आ गया है तो अब जो बाकी जो लिस्ट में मेंबर्स हैं उनमें से किसी को ले आइए। ठीक है, बात समझ नहीं? इसमें है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है कि दोनों को आ गया है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन भविष्य में क्या होता है हमें खुद नहीं पता। कौ 3 4 5 को इकट्ठा हटाने का प्रस्ताव ला दिया है। ठीक है, तो इस तरह के संवैधानिक संकट पे खड़े हो जाएं। लेकिन ये स्थिति है कि जो आपको याद रखना है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों को राइट टू स्पीक दिया जाएगा। ठीक है ना, राइट टू स्पीक दिया जाएगा। अपनी बात बोलने का अधिकार दिया जाएगा। अब आते हैं 93। ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पे राज्यसभा की हम बात करें, लोकसभा की, लोकसभा में जो 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ये दोनों निर्वाचित होके आते हैं। वहां पे एक एक्स ऑफिसर और एक निर्वाचित है, यहां दोनों ही निर्वाचित हैं। तो यहां रिमूवल का प्रोसेस, अपॉइंटमेंट का, इलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज काम करेगी। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि यदि एग्जाम में आता है कि इनमें से यदि वो बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाकी अन्य से अलग है,
राज्यसभा का चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर, डेप्टी चेयरमैन और आपका डिप्टी स्पीकर। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का चेयरमैन बाकी सबसे अलग है, क्योंकि वो एक्स ऑफिसियो है। ठीक, क्लियर। और अलग होने के नाते यदि ये क्वेश्चन कभी आए नहीं एग्जाम में, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो लोग पॉलिटी ढंग से पढ़ना सीख जाए कि एक्चुअल पॉलिटी है क्या। अभी तो हवाई चल रही पॉलिटी, ठीक है, दूसरे ने पढ़ ली है, लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली है ना, बजा के टिकी लगाना है, ताकि यहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो जाएगा, आपको चाहिए और डीप होनी चाहिए, क्लियर कट। अब हम देखते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर। ठीक, तो हाँ, द स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल दोनों को चुना जाएगा। जैसे ही नई लोकसभा आती है, हमने देखा कि जब भी नई लोकसभा आती है तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है वो बनता है प्रोटम स्पीकर। और प्रोटम स्पीकर के दो ही काल होते हैं, पहला काम सभी को शपथ दिलवाना और दूसरा परमानेंट स्पीकर का इलेक्शन करवाना। उसके बाद वो अपने पद पे जाके बैठ जाएगा, जहां उसका निश्चित स्थान है, वहां बैठ जाएगा सीट पे। प्रोटम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, शपथ दिलवा दी प्रोटम स्पीकर। अब क्या है, जैसे यदि आपको 2014 का याद होगा, तो 2014 में जब नई लोकसभा आई तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से सुमित्रा महाजन जी को हम स्पीकर बनाएं। महाजन है ये, महाजन मतलब जो सबको लेके चलती हैं, सब कुछ व्यवस्थित रखती हैं, और ये सदन को ताई भी उन्होंने कहा, उन्हें इस तरह सम्मान देकर फिर उनको लाएगा, बैठाएगा इस पद पे। ठीक, अपोजिशन चाहे तो अपना कोई कैंडिडेट उतारना उतार दे, वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में सदन के मेंबर चाहते हैं स्पीकर ग्रुप में वोट हो जाएगा सामने। लेकिन जब अपोजिशन पास पता ही है 50 वोट है अपने पास, 52 सीट लेके बैठे हैं, और फिर अपन कहें कि नहीं मैं हम भी एक मेंबर भेजे हैं, तो अपनी थुथु का आना है, निर्भर चुनो उनको। अब क्या है, आप भी समर्थन करिए, यदि कोई बहुत ही ड्रास्टिक बात नहीं है, कोई खतरनाक बात नहीं है, लगा है कि कोई मेंबर ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति बंदा है जो ज़्यादा ही बायस जो है, तो ठीक है। फिर इसी तरह से ओम प्रकाश बिरला जी कोटा से जो आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट है अभी, और इस समय आपको पता हुआ कि ये लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक, तो स्पीकर चुनाव ऐसे होता है ना। यदि इनको इस्तीफा देना है तो ये एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। 94 में लिखा हुआ है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लिखेगा रिजाइन, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को लिखेगा। ये 94 के बी में लिखा है। यहां भी पद में खाली होने की शर्त में यही शर्त है कि जब तक वो मेंबर रहेंगे, मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे, तब तक वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पे रहेंगे। 5 साल पूरे हो गए, या मान लीजिए बीच में कोई फैसला आया और कहा गया कि ये अयोग्य हैं, डिस्क्वालीफाई योग्य हैं, अब मेंबर के लिए ये योग्य नहीं, तो आप स्पीकर कैसे रहेंगे। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद पे रहने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये कि आपको हाउस के मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना है अपनी। ठीक है ना, ये हो गया 94 के 1 में। हटाने का प्रस्ताव भी यही है, सदन में बहुमत से प्रस्ताव ला के हटाया जाता है, बहुमत से। यहां भी वो एटलीस्ट 14 डेज नोटिस की बात कही गई है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात यहां जोड़ दी गई नहीं, वो ये कि लोकसभा भंग होने के बावजूद भी, 5 साल पूरे होने के बावजूद भी, स्पीकर का पद खाली नहीं होता है। स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस until immediately before the first meeting of the House of People after dissolution. लोकसभा के भंग होने के बाद नई लोकसभा आने के आकर उसकी जब पहली बैठक होती है, उस समय तक स्पीकर अपने पद पे बनाता है। ठीक, स्पीकर अपने पद पे बनाता है, याद रहेगा। कंट्रोवर्सी हुई थी 2014 के आसपास की बात है। उस समय भारत की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमारी, बिहार से आती है, मेंबर पार्लियामेंट थी। और मेंबर पार्लियामेंट थी तो ये जो लोकसभा चैनल था, क्योंकि लोकसभा स्पीकर थी, लोकसभा चैनल भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो उस समय कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जब जैसी ये हारी तो चैनल पे लाइन आ गई कि ये इतने मतों से हारी। अब ये कंट्रोवर्सी, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से
एग्जैक्ट नहीं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता कि उस समय वो जो अधिकारी थे लोकसभा टीवी को, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। ये अखबारों में आया, क्योंकि अभी नई लोकसभा जीत के जब उसकी पहली बैठक होगी तब तक मैं चार्ज में हैं मैडम। तो उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जो भी रहा। हालांकि उसको बाद में दूसरा बहाना दिया गया कि कुछ और था, ये था, लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, न्यूज़पेपर्स में आई थी। ठीक, तो ये पता आपको होना चाहिए कि इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। ये एग्जांपल सबको याद रहेगा कि स्पीकर जो है वो शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक, क्लियर है? चलिए ना, कब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे? यहां भी वही बात है, जब उनको हटाने का प्रस्ताव आएगा तो वो हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे। एक चीज और है कि यहां पर जो वोट डालने की शक्ति है वो आप समझ पड़ेगी कि आमतौर पर सदन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो किसी मुद्दे पर पहली बार में वोट नहीं डालता है। ठीक, वोट ओनली इन द फर्स्ट टेंस नहीं डालता है। सदन में वोटिंग होती है, जब मामला मान लीजिए बराबरी पे निपट गया, तब स्पीकर के पास डिसाइडिंग वोट होता है, निर्णायक मत होता है। बात समझ में आ रही है? निर्णायक मत। लेकिन जब इनको हटाने की बात आती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और फिर वहां वोटिंग होती है, और यदि मेंबर हैं, उपराष्ट्रपति मेंबर ही नहीं है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मेंबर भी हैं हाउस के, तो एज ए मेंबर उनको वोट डालने का अधिकार होगा। उस दिन वो वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, प्रथम बार में वोट डालेंगे, निर्णायक मत उनका नहीं होगा। ठीक, क्लियर? अब मान लीजिए स्पीकर उठाने का प्रस्ताव आया, स्पीकर नीचे बैठे हैं, वोटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वोटिंग में वो यही कहेंगे कि नहीं, हटानी चाहिए, गलत हो रहा है। ठीक, इस तरह से। क्लियर? अब आगे आते हैं सैलरी अलाउंसेस को लेकर। यह लिखा है कि पार्लियामेंट फिक्स करेगी बाय लॉ, पार्लियामेंट फिक्स करेगी बाय लॉ किन किन सैलरी? चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, 97 में कहा गया है। ठीक, अब हम ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट में अपने ऊपर के दोनों पढ़ लिए, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा राज्यसभा। बट अब यहां से आते हैं सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में माने जाते हैं। ठीक, एग्जाम में आया कि ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आएंगे, तो ये भी आएंगे, सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटरी स्टाफ होता है दोनों, लोकसभा का सेक्रेटरी स्टाफ अलग, राज्यसभा का अलग, है ना? ठीक है ना? तो ये है आर्टिकल 98 में है। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सदन का जो भी मेंबर बनेगा, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, ठीक, वो शपथ लेगा, शपथ लेगा, आर्टिकल 99 में लिखा हुआ है। और शपथ या तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी, और शपथ 3rd शेड्यूल में 30वीं अनुसूची में दी गई है, 3rd शेड्यूल में दी गई है। ठीक, बात समझ आई? यहीं पे मैंने कहा था कि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाता है। लेकिन अगली बात, मान लीजिए कि कोई बाय इलेक्शन हुआ, और बाय इलेक्शन होके कोई व्यक्ति आया, ऑब्वियसली सदन का बीच का मध्यवर्ती समय चल रहा होगा, सदन लोकसभा दी है तो 5 साल शुरू हो चुके होंगे, 2.5 साल का कोई मेंबर आया बाय इलेक्शन का, तो अब उसको शपथ कौन दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा शपथ उसको? स्पीकर दिलवाएगा। ठीक, बस में, और वहां दिलवाएगा चेयरमैन। यहां पे प्रोटेम स्पीकर 99 आर्टिकलों की लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां हमारे यहां नई लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और प्रोटेम स्पीकर चुनने का आधार होता है वरिष्ठता, और वरिष्ठता का आधार है
उसके पास कितनी बार सदन की सदस्यता का अनुभव रहा है। ठीक, चलिए आते हैं आर्टिकल 100। कहता है कि सदन में जो भी निर्णय होंगे, चाहे वो बैठक में हो चाहे संयुक्त बैठक में हो, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अदर देन स्पीकर पर्सन एक्टिंग और चेयरमैन और स्पीकर। यह कहा है कि चेयरमैन स्पीकर वोट नहीं डालेंगे, बाकी लोग वोट डालेंगे, उनके बहुमत से ही यह तय किया जाएगा। और नीचे लिखा है कि द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, यदि स्पीकर भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, डेप्टी चेयरमैन है, डिप्टी स्पीकर है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, प्रथम बार में वोट नहीं डालेगा। ठीक, लेकिन वो कास्टिंग वोट डालेगा, कास्टिंग निर्णायक वोट, और उसका निर्णायक वोट तभी आ जाएगा जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स, मतलब हां और ना बराबर हो जाए, टाई हो जाए मैच। ठीक, तो सुपर ओवर होता है 2020 में। यहां पे कास्टिंग वोट होगा, निर्णायक मत होगा, जो डालेंगे कौन, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। यदि वो कहता है कि कास्टिंग वोट हमेशा चेयरमैन डालता है, कास्टिंग वोट हमेशा डेप्टी चेयरमैन डालता है, कास्टिंग वोट उस समय हाउस में मौजूद प्रिसाइडिंग ऑफिसर डालता है। ठीक, तो आपको आंसर लगाना है हाउस में मौजूद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों, हमको पता नहीं ना कास्टिंग वोट क्या चल रहा है, क्लियर तो किया नहीं है। अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है तो फिर आप पता नहीं क्या लगा के आओगे। आपको लगेगा कि स्पीकर ही लगा दीजिए कास्टिंग वोट, मान लीजिए स्पीकर उड़ाने का प्रस्ताव चल रहा तो फिर कास्टिंग वोट कैसे हो गया। ठीक, फिर थोड़ा ले वो। तो यदि कोई, मैंने पूछा क्वेश्चन कि यदि कभी आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सदन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर मौजूद है लेकिन वो निर्णायक वोट नहीं डाल रहा, वो कब होगा, वो जब होगा जब उसको हटाने प्रस्ताव आएगा, जब उनको छुट्टी करने के लिए रेजोल्यूशन लाया जाएगा। ठीक, समझाया। तो आर्टिकल 100 इस तरह से यहां कहता है ना। है विधानसभा में कहीं हुआ है, एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है, लेकिन विधानसभा में ऐसा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे मान लो एक और उदाहरण देता हूँ, चुनाव जब होते हैं तो चुनावों में हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, एक वोट से भी व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो एक स्टूडेंट बोला कि सर मान लीजिए कि दोनों को बराबर वोट आ गए, दो कैंडिडेट्स हैं, तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा था कि फिर उसमें लॉटरी निकाली जाएगी। ठीक, लॉटरी निकालने कोई तरीके कर सकते हैं, पर्ची घुमा के या सिक्का उछाल के। तो बच्चा बोला सर वो सिक्का ही उछाला और सिक्का ही सीधा गिर गया तो फिर क्या होगा। शोले फिल्म टाइप बोला था, उसका ही दिमाग चल गया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने हाइपोथेटिकल दिया कि एक रशियन गेम होता है, उसमें रिवॉल्वर में एक गोली डाल के उसको मार देते हैं। दोनों मेंबर्स हमने दिया है कि एक एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक, हालांकि हाइपोथेटिकल हंसी मजाक के लिए है, लेकिन ये इसलिए बताया मैंने कि इसमें, लेकिन मैंने उसको बताया कि ऐसी स्थिति में होगा ये कि दोनों ही मेंबर हट जाएंगे और जो तीसरे नंबर का था वो जीता माना जाएगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी भाई नहीं लाना उनको, तो कहेंगे सब मैं तो छोड़ता हूँ, वो भी कहेगा मैं छोड़ता हूँ, दोनों ही। तो अब जो तीसरे नंबर पे आया था अब हाईएस्ट वोट उसके हो गए। अब ऐसी स्थिति में वो जीतने वाला है क्योंकि बाकी तो हट गए देश से। ठीक, बात क्लियर हुई कि नहीं, निर्णय कुछ इस तरह से निकलेगा। लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल आंसर्स का एक बार, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कहीं नॉर्थ ईस्ट में हुआ है पंचायती चुनावों में। ठीक, कहीं नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ था, तो ये रेगुलर न्यूज़ पे पढ़ोगे तो वहाँ आएंगे, पंचायत में कई बार होते हैं, बहुत कम मार्जिन जीता था। लेकिन ये इसकी यही हमारे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम कमी है कि एक वोट से आदमी जीत गया। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे लोगों की बहुमत की पसंद था, यदि हम इंडायरेक्टली देखें हैं तो वो बहुत सारे लोगों की पसंद नहीं था, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ इनके वोट जोड़ दें तो इससे ज़्यादा निकल जाएंगे, बस है कि नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, आप पढ़ते हो गए कि अभी आजकल कल ही अखबार पढ़ा था मैं, संपादक उसमें लिखा था कि वोट बिखेरों की राजनीति चलती है हमारे यहाँ। वोट बिखेरों राजनीति मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको मिल रहे हैं 40 वोट,
तो अब हमको ये करना है कि हमको 40 पूरे मिल जाएं, लेकिन 60 जो है किसी एक को ना मिल पाए, उनको बिखेर दो। तो कई बार देखते हो कि नकली जो ऐसे कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट खड़े होते हैं जिनका लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनका केवल काम है कि इनको बोलते हैं देसी भाषा में कि ये वोट काटते हैं, ठीक। तो उन्होंने वो 60 वोट थे उनको ऐसा काट दिया कि वो 60 वोट सेकंड नंबर के कैंडिडेट को 30 मिले और बाकी सबने 10 काट लिए और हम जीत गए 40 में, ठीक। तो वोटिंग परसेंटेज मतलब यदि हम देखें तो हमें बहुत कम मार्जिन से हमारी जीत हो रही है। टेक्निकली हम लोगों की पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि अपना सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इस कारण से बहुमत कारण कई लोग जीत जाते हैं, ठीक। ये पढ़िएगा भारतीय चुनाव पद्धति की कुछ कमियां जो रिफॉर्म्स की बात चलती है इलेक्शन में, वो ये भी चलती है कि यहाँ पे एक निश्चित कोटा होना चाहिए, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार की बात चलती है कि क्या नोटा को वैलिड वोट मान लें, नोटा भी वैलिड वोट नहीं है। और मैंने कहा समझाया था जमात जब तक, अभी आपको याद है नहीं याद है कि मान लीजिए 1/6 किसी को वोट नहीं आया, किसी को नहीं आया, वोट इतने बिखर गए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो जीता माना जाएगा, तो उसको छोड़ के बाकी सबकी जमा जब्त हो जाती है, ठीक। ऐसे ही भारत के इतिहास हुए हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। पढ़ो ये इलेक्शन, देखो अभी इलेक्शन में क्या क्या चल रहा है। भारतीय इलेक्शन जो लोकतंत्र का महोत्सव है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, देखिए कितना बढ़िया डेमोक्रेसी सब चल रहा है, ठीक। सभी लगे हैं अपने रोज ड्रामे आ रहे हैं अखबारों में, कुछ ना कुछ पार्टियां साड़ियाँ बांट रही हैं महिलाओं को चुनाव चिन्ह के साथ। कौन महिलाएं पहनेंगी, मैं तो ये देख रहा हूँ वो साड़ी पहन के यदि वो चुनाव चिन्ह पहन के निकलेंगी तो वो कैसा रहेगा, लेकिन ठीक है रहेगा, लोग पहनेंगे, ठीक। क्या क्या होंगे भी देखिएगा अभी चुनावों में, धन बल बाहुबल, एकदम लास्ट मोमेंट देखिए शाप वितरण कार्यक्रम चलता है, ठीक है। उसमें भी चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे पार्टियां दल लगाते हैं, और यही भारतीय चुनावों की खामी है, ठीक। लोकतंत्र का जो महोत्सव है उसमें यही जो है कमियां हैं, यदि इनको हम दूर कर दें तो वास्तव में ये लोकतंत्र का महोत्सव बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, आगे बढ़ें। चलिए, पॉलिटी में कोई इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, कैसे ही आ रहा है? ठीक ठीक पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ना, हम लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आते हैं आर्टिकल 101 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ये मैंने पहले पढ़ा दिया था, एमपी एमए के लिए डिसक्वालिफिकेशन मैंने पढ़ाया था आपको। इसी आर्टिकल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। डिसक्वालिफिकेशन, ठीक। इसमें पहला यह है कि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का मेंबर नहीं बन सकता। राज्यसभा से भी बन जाऊं, लोकसभा से बन जाऊं, ये काम नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो ये डिसक्वालिफाई माना जाएगा। 101 के 1 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी member of both house of parliament and provision shall be made by parliament by law for the vacation of by a person who is chosen a member of both house of a seat in one house or the other, ठीक। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति एमपी है और एमएलए भी, एमपी एमएलए है और एमपी बन गया, तो दोनों को कंटिन्यू नहीं कर सकता वो, ये अयोग्यताएं मानी गई हैं, ठीक। इसके अलावा यदि किसी को अपना पद छोड़ना है, जैसे भी आपने सुना होगा रिसेंटली कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप अभी छोड़ दी है, और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए बाहर से काम करूंगा, कल परसों का खाना था। तो ये तरीका ये है कि रिजाइन करेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को, वो अपना इस्तीफा देंगे, ठीक। और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उस इस्तीफे को एक्सेप्ट करेंगे, देने से रिजाइन नहीं हो जाता। मान लीजिए दे भी दीजिए और वो एक्सेप्ट ना करे तो मेंबरशिप चलती रहेगी, ठीक। सही में नहीं आया? जब तक वो इस्तीफा को एक्सेप्ट ना करे चेयरमैन, और चेयरमैन के लिए नियम बनाया गया है कि
वो ये पता करेगा कि ये वास्तव में रिजाइन दिया गया है मनसा से या किसी दबाव आदि कारण तो नहीं है। ये चेयरमैन का काम है, स्पीकर का काम है, जिस विषय में आया है इंक्वायरी करने का काम है। दैट सच रेजिग्नेशन इज नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन, ही शैल नॉट एक्सेप्ट सच रेजिग्नेशन। यदि हो सकता है कि वास्तविक नहीं है, ये रिजाइन जो दिया गया है स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, समझ में आ गया है? क्लियर है ना? कई बार ऐसा भी हुआ है, इस्तीफा दे दिया गया लेकिन चेयरमैन ने स्वीकार ही नहीं किया उसको। और कई बार ऐसा भी हुआ कि चेयरमैन को ये कहा गया कि स्वीकार करना मत आप, रूलिंग पार्टी ने बोल दिया, रूलिंग पार्टी ने अपने लोगों को इस्तीफा दिलवा दिया ताकि वो अपने इलाके क्षेत्र विशेष में अपनी पार्टी से अपनी असहमति को जता सकें। ये उदाहरण मैं दे देता हूं आपको, चाहो। तेलंगाना का जब निर्माण चल रहा था तो उस समय यूपीए पार्टी में एक ऐसा दल सहयोगी था जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करने को लेके सहमत नहीं था, लेकिन पार्टी में गठबंधन में था। और यूपीए का ये मैनिफेस्टो, ये एजेंडा था, घोषणा थी कि यदि हम आए तो हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश को अलग करेंगे। कर दिया उन्हें अलग। अब वो चाहते थे, अब उनको पब्लिक को, वो अपने इलाके पब्लिक को बोल के आए कि हम नहीं होने देंगे, तो उन्होंने फिर रिजाइन दिए। लेकिन स्पीकर ने वो रिजाइन रख ली अपने पास और कहा कि ठीक। अगले दिन अखबार में आया कि तेलंगाना मुद्दे पे फलाने सांसदों ने इस्तीफा दिया। तो उनको पब्लिक दिखाने के लिए होगा, देखिए हमने तो बहुत प्रयास किया, इस्तीफा तक दे दिया। पद का लालच होता तो इस्तीफा देता नहीं देता, त्याग तक किया। पब्लिक को क्या पता कि वो अंदर स्वीकार हुए कि नहीं स्वीकार हुए। ठीक, क्योंकि यदि वो स्वीकार हो जाए तो जो रूलिंग पार्टी है उसका बहुमत के मामले आ जाए कि 70% करवा लो पहले। अब इन्होंने बनाया है तेलंगाना, पहले अब देखो कि इनके पास बहुमत है कि क्योंकि इतने लोग रिजाइन कर दिए। तो वो लोग एक तरह से रिजाइन कर दिए लेकिन एज ए मेंबर कंटिन्यू थे। आप ले आओ शक्ति परीक्षण, हम मेजोरिटी में सरकार को सपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये बात कौन जानता है? पब्लिक जानती नहीं है। पब्लिक ने तो अगले दिन के न्यूज़ पे पढ़ा कि इतने लोग रिजाइन कर दिया। ठीक, बात से मैं आई, रिजाइन करने से ही इस्तीफा नहीं होता है जब तक कि उस इस्तीफे की सत्यता जो है वो चेयरमैन स्पीकर स्वीकार न कर ले। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि 60 दिन तक सदन की कार्रवाई से बिना बताए अनुपस्थित रहना। अच्छा, ये सब पे लागू होगा, यह चीज सब पे लागू होगी। ऐसा नहीं कि नॉमिनेट मेंबर्स को उठाने के लिए ये चीज लागू, उन पे भी लागू होगी। मेंबर मतलब मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड आए चाहे नॉमिनेट आए हैं, हटने का तरीका यही रहेगा। ठीक, चलिए 102 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप के बाकी चीजें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक, ये सारी अयोग्यता है। इसमें याद रखना है कि दल बदल के आधार पे भी अयोग्यता है। यदि कोई व्यक्ति 10th शेड्यूल दल बदल को लेकर जो लाई गई थी उसके आधार पे भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी अयोग्यता सिद्ध हो सकती है। ये लेटेस्ट मामला न्यूज़पेपर में था। वेस्ट बंगाल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो पहले चले गए थे बीजेपी में, फिर आगे तृणमूल कांग्रेस में, तो उनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा था। अच्छा, ये अयोग्यता जो दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता होती है, इसको तय करने का जो दायित्व होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। बाकी सब जो अयोग्यता हैं वो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहमति से तय करता है, चुनाव आयोग। लेकिन दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता है उसको तय करने की शक्ति किसके पास है? स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, विधानसभा स्पीकर विधानसभा में। वेस्ट बंगाल में यह हुआ कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता का मामला लगाया। बीजेपी ने कहा कि ये चले गए हैं,
ये दल बदल किया है इन्होंने, और ये तृणमूल कांग्रेस में इंक्वायरी करना चाहिए। स्पीकर ने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि इसमें निर्णय ले सकती है, उसको लिखी कहीं लिखा नहीं है कितने निर्णय लेना है। स्पीकर कह रहा है निर्णय ले रहा हूँ मैं। मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि आप निर्णय लीजिए। फाइनली कल परसों उन्होंने निर्णय लिया है, पिछले 3-4 दिन पहले ही खबर है, और निर्णय लिया है कि अयोग्यता का आधार नहीं बनता। ठीक, क्योंकि उस समय वहां रूलिंग पार्टी टीएमसी है, स्पीकर भी टीएमसी के हैं, और जिस व्यक्ति को बचाना है वो भी टीएमसी में ही आया है, तो परम दायित्व है स्पीकर महोदय का उनको बचाएं। ठीक है ना। मैंने कहा था कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी जो होती है, निष्पक्षता, बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ स्पीकर की न्यूट्रलिटी स्पेशली राज्यों के स्तर पर बहुत कमजोर है। कई ऐसे मामले आए हैं स्पीकर की न्यूट्रलिटी को लेकर जो साफ साफ दिखता है कि बायसनेस कर दी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी बहुमत होती है तो वो अब चाहती है कि स्पीकर के पास बहुत सारे काम, महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं जो स्पीकर कर सकता है, तो रूलिंग पार्टी पूरी कोशिश करती है कि स्पीकर वहाँ बन जाए। अभी आप देखो कि आपके महाराष्ट्र में स्पीकर ही नहीं है, क्योंकि स्पीकर के इलेक्शन के लिए गवर्नर जो है डेट ही नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नर और रूलिंग पार्टी की आपस में पट नहीं रही है। अब बिना स्पीकर के चल रहा है पूरा मामला। अब उन्होंने कहा कि अब आज ही का अखबार में है कि जो है स्पीकर वहाँ चुने जाएंगे बजट सेशन में। कहाँ पे? पश्चिम आपके महाराष्ट्र में चल रहा है। तो भारत में देखा है कि चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के बीच में तनाव कई राज्यों में चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल चल ही रहे हैं, महाराष्ट्र में चल ही रहा है। ठीक, तो ये स्थिति बनी हुई है। एमपी में भी रहा था कुछ समय के लिए। स्पीकर पद राज्य के स्तर पर बहुत विवादास्पद रहे, लेकिन इसलिए रहे क्योंकि हमारे जो स्पीकर बन जाता है वो स्पीकर बनने के बाद रूलिंग पार्टी जुड़ा जाता है, वो मेंबर रूलिंग पार्टी होता है, और स्पीकर काम करना। आप देखिए उसके विरोधाभास क्या है, कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से क्रिएट होती है। एज ए स्पीकर, एज ए हाउस प्रेसिडिंग ऑफिसर, मेरा दायित्व है कि मैं आपको और इनको इक्वल वेटेज दूं और न्यूट्रल दूं। ठीक, लेकिन क्योंकि मैं स्पीकर बनने से पहले आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था और आपकी पार्टी बहुमत में आई तो मुझे स्पीकर पद मिल गया, आपकी पार्टी टिकट जीत के आया था। तो स्पीकर बनने के लिए मुझे मेंबरशिप भी कंटिन्यू करनी है, और मेंबरशिप अब नहीं 5 साल फिर कंटिन्यू करनी है, और कौन देगा टिकट? ये पार्टी देगी। तो वहां बैठ के मैं न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करूंगा? यही स्पीकर के साथ भारत में विवाद देखे गए हैं। ठीक, स्पीकर सक्रिय राजनीति जुड़े जाते हैं और सदन में उनसे आशा की जाती है कि न्यूट्रलिटी काम करें। कैसे कर लेगा व्यक्ति? उसका इंटरेस्ट ही पॉलिटिकल है, तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के फेवर में काम करते हैं। इस तरह की भारत में दिक्कतें आई हैं, इसलिए यह माना जाता है कि स्पीकर के पद को न्यूट्रल बनाने के लिए हमें कई रिफॉर्म्स करनी चाहिए। वो ऑब्वियसली फेवर में होगा। निर्णायक मत वो अंतरात्मा की आवाज थोड़ा लेंगे, और डालने तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर एक बने हैं, जीवन में थोड़ी नहीं स्पीकर बाबा। अगली बार टिकट नहीं मिला पार्टी से, रूलिंग पार्टी कहेगी आप स्पीकर बनो, बहुत योग्य बनते हो। ठीक है, हम नहीं बनाया, हमारे खिलाफ, लेकिन कई अच्छे स्पीकर भी आए। सोमनाथ चटर्जी एक अच्छे स्पीकर में माने जाते थे। उन्होंने स्पीकर पद को लेकर कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए न्यूट्रलिटी के जो बहुत आज भी आदर्श माने गए। कई ऐसे स्पीकर भी आए जो टोटली बायस थे। ठीक, लगी रहा था कि रूलिंग पार्टी में ढाल दिया, बस उनको वही वो यहाँ से उन्हीं का एजेंडा सेट कर रहे हैं पूरा बैठ के। ठीक, तो इस कारण से हम ये देखते हैं कि यदि स्पीकर का जो व्यक्तित्व है, यदि वो बैलेंस नहीं है तो उसका नुकसान सदन को होता है। कोई भी सदन में विपक्ष मुझे बात मानता ही नहीं है, और विपक्ष को ये कहना आसान हो जाता है कि जो माननीय स्पीकर महोदय हैं वो रूलिंग पार्टी पे काम कर रहे हैं, हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। कई बार बोल देते सदस्य। तो इससे स्पीकर का कद कम जो होता है, स्पीकर का जो पद है वो, और यदि जैसे मान लो कि क्लास में टीचर का कोई व्यक्तित्व नहीं, कमजोर है टीचर, तो बच्चे का सुनने वाले उसके बच्चे को नीचे उठाएंगे, खुद उठाएंगे कि आप थोड़ा बैठिए, मैं आज कुछ पॉलिटी में बोलना चाहता हूँ, सभी का मार्गदर्शन करूँगा। एक इधर मार्गदर्शन कर रहा है, दूसरा वहाँ झूल रहा है, उसको कोने पर खड़ा हुआ है, तीसरा वहाँ लटका हुआ है ना, चौथा यहाँ नीचे बैठा हुआ उसके अंदर, सब बैठे हुए अपने ये चल रहा है, टीचर वाला सुन रहा है। इसी तरह स्पीकर की स्थिति हो जाती है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि संसदीय कार्य, हमारा सदनों का कार्य संचालित हो, तो हमको स्पीकर के पद को बहुत ही न्यूट्रल बनाने की आवश्यकता है, जिस पर कोई चर्चा ही नहीं करता।
सदन के कामकाज कितना महत्वपूर्ण समय जो है व्यस्त नष्ट हो जाता है बहस में, उसका एक बड़ा कारण है कि स्पीकर के पद को लेके हम लोग को नए कदम उठानी पड़ेंगे। ठीक, कल हम स्पीकर की जो शक्तियां हैं, क्या क्या काम करता है स्पीकर का जो फंक्शन है वो देखेंगे। ठीक, और कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो? नहीं, सब कुछ ठीक है। चलिए ये सब चीज पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, है ना। तो ये जो वीडियो है यही पहुंच जाएगा, इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा, है ना। हाँ जी, सभापति होता है वो फिर वोट भी नहीं करता। सभापति मेंबर ही नहीं है उसका, मेंबर ही नहीं है तो वो वोट भी नहीं करेगा। जब मेंबर ही तो वोट करेगा, मेंबर ही वोट करते हैं, है ना। लेकिन यदि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो उस कंडीशन में उसके पास कास्टिंग वोट रहता है, हाँ मैं यही पूछना चाह रही हूँ, जब वो पीठासीन अधिकारी रहे पीठासीन अधिकारी है। और इसलिए आपको पता होगा कि एक चीज याद रखना कि जब भी कभी ज्वाइंट सेटिंग होती है, संयुक्त बैठक, उसमें जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर करता है लोकसभा का। चेयरमैन और विधानसभा आएगा भी नहीं क्योंकि मेंबर ही नहीं है और प्रिसाइडिंग उसको करना नहीं है। तो ये स्थिति है ना। चलिए धन्यवाद, इसके आगे कल शुरू करेंगे।